बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हरूफ तहज्जी अलिफ बे जीम का एक एक हरफ वन बाय वन जो है उसके ख़ानदान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जिस ख़ानदान के बारे में पढ़ना शुरू करने लगे हैं वो है काफ का ख़ानदान। अब इस काफ में और एक और जो काफ काफ वाला काफ है उन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, लिखने में भी फ़र्क है। तो ये काफ जो है ये नुक्तों वाला है और इसको हम नुक्तों वाला काफ ही कहते हैं। और दूसरा जो काफ होता है इसके बाद आएगा और उसको काफ डंडे वाला कहा जाता है और इसको काफ नुक्तों वाला कहा जाता है। तो काफ नुक्तों वाले की जो है ये शक्ल किस तरीके से है, इसी तरीके से है जैसे आप नून लिखते हैं, आपने नून लिखना और उसको यहाँ से गोलाई कर लेनी है तो ये आपका काफ नुक्ते वाला बन जाएगा। और इसकी जो छोटी शक्ल है वो इस तरीके से है, जैसे फे की छोटी शक्ल आपने लिखी उसी तरीके से काफ नुक्तों वाले की जो है आपने शक्ल लिखी। तो इसकी और काफ डंडे वाले की कोई ख़ास पहचान नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये डिफरेंस है इसका और यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होता, तो इस तरह से इसकी कोई ख़ास पहचान नहीं है, बल्कि हमें खुद ही जो है लफ्ज़ लिखते वक़्त जो है इनकी पहचान जो है वो करनी पड़ती है। तो आपको मालूम है आपको ऐसे ही ज़्यादातर लफ्ज़ सिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं जो उर्दू में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ताकि आपको उसका फ़र्क जो है वो पता चलता रहे। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ हम लिखने लगे हैं वो है काबिज़। तो काबिज़ में आपने ये गोल काफ डाला, ये देखें यहाँ तक ये इसकी जो है छोटी शक्ल बन गई और उसके साथ ही आपने अलिफ डाल देना है और उसके बाद इसके नुक्ते डाल देने हैं। अब आगे बे है और आगे है ज़्वाद, ये बे की छोटी शक्ल और उसके बाद ये ज़्वाद की छोटी शक्ल और ज़्वाद के बाद क्योंकि दंदाना आता है इसलिए ज़्वाद को हमने मुकम्मल उसकी उसकी उसी शक्ल में लिखना है। इस तरीके से ये लफ्ज़ बन जाएगा काबिज़। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये इसको जे के साथ लिखते हैं, तो जे के साथ जो है वो बिल्कुल नहीं लिखना, ये ज़्वाद के साथ लफ्ज़ होता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं काबिल, काफ अलिफ का, और उसके बाद आप लिखेंगे बेले बा, ये बे की छोटी शक्ल और ये लाम की मुकम्मल शक्ल। आखिरी लफ्ज उर्दू में आपने याद रखना है, जो भी आखिर में लफ्ज आएगा वो अपनी मुकम्मल शक्ल में आएगा, वो छोटी शक्ल में जो है वो नहीं आएगा। इसी तरीके से अगला लफ्ज, अब इसमें आप ये देखें जब मैंने बड़ा काफ डाला तो इसके दरमियान थोड़ी सी जगह बाकी है। काफ के दरमियान में जगह हो ठीक है तब भी, लेकिन जब हम कट वाले मार्कर के साथ लिखते हैं तो ये देखें काफ अक्सर फिल हो जाता है। तो काफ अक्सर फिल हो जाता है तो इसका कोई इशू नहीं है, मतलब ये राइटिंग में आता है और इसको कोई जो है नुकसान नहीं है। यहाँ पर भी आप देखें माइनर सा आपको सिर्फ नजर आ रही है जगह, तो जब हमने छोटी शक्ल में लिखना है तो खुद ब खुद काफ जो है वो फिल हो जाता है अंदर से, इस वजह से इसका कोई भी आप मसला जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता। अब उसके बाद अगर हम अगला लफ्ज लिखने लगे हैं कासिम, तो कासिम में आपने ये काफ डालना है और उसके बाद आपने सीन के दंदाने डालने, ये सीन की छोटी शक्ल आ गई और ये मीम जो है अपनी मुकम्मल शक्ल में आ गया। तो इस तरीके से ये लफ्ज बन गया कासिम। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है काजी, तो काफ अलिफ का। अब यहाँ पर देखें दोनों में मैंने कोशिश करके थोड़ी सी एक पॉइंट छोड़ा है, अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपका आ गया ज़्वाद और ज़्वाद का ये दंदाना आ गया और साथ छोटी ये आ गई। तो इस तरीके से लफ्ज़ बन गया आपका काजी। काजी के बाद अगला लफ्ज़ हम जो लिखने लगे हैं वो है कायदा। तो कायदा लफ्ज़ जो है ये अक्सर उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कायदा लफ्ज़ में भी आपका काफ नुक्तों वाला इस्तेमाल होता है। ये इस तरीके से आपने जो है काफ अलिफ का लिखना है और उसके बाद आइन और उसके बाद दाल और उसके बाद गोल ही आएगी तो लफ्ज़ बन जाएगा आपका कायदा। इसी तरह अगला लफ्ज़ है कालिब। कालिब जो है ये दिल को कहते हैं, कल्ब की जमा है। तो काफ अलिफ का और उसके बाद लाम बे लब, लाम और ये बे लब जब आपने लिखना है तो आपका लफ्ज बन गया कालिब। उसके बाद अगला लफ्ज जो हम काफ के साथ लिखने लगे हैं वो है कानून। कानून लफ्ज बहुत ज्यादा उर्दू में इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको काफ डंडे वाले के साथ लिख देते हैं।
तो कानून लफ्ज जो है ये आपका नून व नो आगे और उसके बाद नून साकिन, और इस तरीके से आपका लफ्ज बन जाता है कानून। उसके बाद एक लफ्ज जो उर्दू में बहुत हर दूसरे जुमले में इस्तेमाल होता है वो है कायम। तो काफ अलिफ का और हमजा और मीम, हमजा जब भी आना है आपने इसी तरीके से लिखना है और उसके बाद आपने मीम को मुकम्मल शक्ल में लिखना है, तो आपका लफ्ज बन जाना है कायम। अब अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं कबर। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि ये रे के साथ आ रहा है। आपको पहले भी ये कुलिया बताया गया है कि जब लफ्ज ने रे के साथ आना है तो रे से पहला लफ्ज जो भी होगा उसका दंदाना नहीं डाला जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे आ गया आपका काफ। अब यहाँ पे असूलन बे का दंदाना होना चाहिए और फिर रे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम कबर लिख रहे हैं यूं। अब ये रे जो है ये अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करता, इस वजह से बे, ये जो उठान हमने उठाई है इसी को हम बे जाहिर करेंगे। इसका बे का नुक्ता यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आपके काफ के नुक्ते आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लफ्ज बन जाएगा कबर। इसी तरह अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं कब्जा। कब्जा भी बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है, तो क्योंकि इसमें ज्वाद आता है और इसलिए यहाँ पे आपका, यहाँ पर अब ये देखें ये काफ, ये बे की छोटी शक्ल, ये काफ की छोटी शक्ल, यहाँ तक बे की छोटी शक्ल। अब ये ज्वाद है तो ज्वाद के साथ हेख भी आना है, तो ज्वाद की शक्ल यहाँ पे, ये यहाँ तक ज्वाद की शक्ल खत्म होती है, आगे हे आ जाता है तो लफ्ज बन जाएगा, आपका लफ्ज बन जाएगा कब्जा। इसी तरह अगला लफ्ज है कबूल। तो ये काफ की छोटी शक्ल और ये बे, और बे के बाद आपका वाव आ गया, तो इस तरीके से ये लफ्ज बन जाएगा कबूल। अब अगला लफ्ज जो हम लिखने लगे हैं वो है हे के साथ कहत। तो जब आपका हे के साथ लफ्ज आता है तो आपका लफ्ज जो है, क्योंकि हे आना है लाइन के ऊपर, तो जो उससे पहला लफ्ज होगा वो हमेशा थोड़ा ऊंचा चला जाएगा। तो यहाँ पे काफ हमने यहाँ पे ऊंचा लिख दिया क्योंकि ये इसके बाद आना है हे। तो कहत के ये आ गई हे की छोटी शक्ल, और उसके बाद अगला लफ्ज है तोए। तोए अपनी मुकम्मल शक्ल में आएगा, इस वजह से यहाँ पे हमने काफ को थोड़ा ऊपर उठाया है और आपका लफ्ज बन गया कहत। उसके बाद अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं कुदरत। तो कुदरत लफ्ज भी बहुत ज्यादा उर्दू में इस्तेमाल होता है। काफ के साथ आपका आएगा दाल, तो इस वजह से यहाँ पर काफ के साथ आप दाल लिखेंगे और यहाँ पे आपका रे आ जाएगा और उसके बाद आपकी ते आ जाएगी और इस तरीके से आपका लफ्ज बन जाएगा कुदरत। अब अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं कुरआन। तो काफ के साथ रे आना है। अब यहाँ पे देखें काफ और रे के दरमियान में कोई और लफ्ज नहीं है, लेकिन कुरान और कबर का में हालांकि बे आया है, ये दोनों एक ही तरीके से लिखे गए हैं। तो रे के साथ जो है ये अलिफ आ गया और उस अलिफ मद्दा आना है क्योंकि कुरआन है। ठीक है, जब आन आएगा आ के लफ्ज आएगी तो हमने अलिफ मद्दा डालना है, तो उसके बाद आपका नून आ जाएगा। तो इस तरह से ये लफ्ज बन गया कुरआन। उसके बाद अगला हम लफ्ज लिख रहे हैं कुर्बत। कुर्बत में ये काफरे कर और उसके बाद बे ते बत, बे की छोटी शक्ल और ते की छोटी शक्ल, तो इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया कुर्बत। कुर्बत के बाद अगला लफ्ज जो हम लिख रहे हैं वो है करारदाद। करारदाद रे के साथ है, आपने काफरे कर और उसके बाद फिर अलिफ, उसके बाद रे, उसके बाद दाद, दाल, फिर अलिफ और फिर दाल, तो ये लफ्ज बन गया करारदाद। उसके बाद अगला लफ्ज है, हम लिखने लगे करीना। करीना का मतलब होता है तरीका। तो करीना जो है उसमें आप काफरे कर लिखेंगे और उसके बाद ये का दंदाना और उसके बाद नून है ना आता है, तो नून है ना जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। जब नून है ना या ये है या बोला जाता है तो अकेले अलहदा से ये नहीं आता। ये वाली जो शेप है, ये जब हम ये आपको सिखाएंगे तब आपको बताएंगे, ये वाली जो शेप है ये शेप ही हे की जाहिर करती है।
तो ये हमेशा दूसरे लफ्ज के साथ मिलके, अब यहाँ पे हमने नून का अलहदा से दंदाना नहीं डाला, बल्कि ये जो शेप है यही नून है ना, इसको हम बोलेंगे। इस तरीके से ये लफ्ज बन जाएगा करीना। उसके बाद अगला हम लफ्ज लिख रहे हैं किस्मत। तो ये आपने काफ डाला और उसके बाद आपने सीन के दंदाने डाले, फिर आपने मीम डाला और फिर आपने ते डाल दिया। तो इस तरह से आपका लफ्ज बन गया किस्मत। इसके बाद अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं किस्सा। तो किस्सा क्योंकि काफ के साथ स्वाद आता है, अब ये हमने काफ लिखा, उसके बाद आपने लिखना है स्वाद, तो स्वाद है किस्सा आना है। तो इस तरीके से आपका लफ्ज बन जाएगा किस्सा। इसके बाद अगला लफ्ज जो है वो हम लिख रहे हैं कसीदा। और कसीदा में आपको दोबारा से एक रूल बताऊंगी मैं आपको। ये आपने काफ डाला और ये आपका स्वाद आ गया और ये आपका ये आ गया और ये दाल। अब यहाँ पर आप देखें ये दाल के साथ ये का दंदाना आया है, इस वजह से हमने इसको बड़ा करके लिखा है। तो काफ के नुक्ते डालेंगे आप और यहाँ पे ये कसीदा कहते हैं किसी की तारीफ करना। जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ जो है, इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। तो काफ के बाद ये स्वाद आ गया यहाँ तक, और उसके बाद जो ये का दंदाना है वो हमने थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखा है कि उसके साथ है दाल। दाल की वजह से हमने ये लफ्ज जो है ये बड़ा लिखा है। इसी तरीके का एक और लफ्ज है कलंदर। अब कलंदर में भी आप देखिएगा कि यहाँ पर लफ्ज है कलंदर। तो कलंदर में आपने काफ डाला और ये लाम है। अब यहाँ पर जो नून का दंदाना है वो खुद ब खुद ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके साथ दाल आ रहा है। तो यहाँ पे लफ्ज बन गया कलंदर। तो जब भी दाल के साथ कोई दंदाना आएगा तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। तो ये इसका एक रूल है। उसके बाद अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं कजा। कजा में भी जो है जुआद आ रहा है, तो ये काफ है और उसके बाद ये जुआद है। अब यहाँ से अलिफ लिखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि जुआद है तो जुआद का एक दंदाना जरूरी है। यहाँ तक जुआद की छोटी शक्ल पूरी होती है, तो यहाँ तक लिखने के बाद ऊपर अलिफ जाएगा और इस तरह लफ्ज बन जाएगा कजा। कजा का मतलब होता है मौत। इसके अलावा अगला लफ्ज जो है वो आइन हम इस्तेमाल करेंगे। और आइन की आपको बताया था मैंने आइन का इन करवाते वक्त के आइन की दो शक्लें होती हैं। ये आपने काफ लिखा और ये लफ्ज हम लिख रहे हैं कता। ये आपने तोय लिखा, ये काफ की छोटी शक्ल और ये तोय की शक्ल। अब यहाँ पे आइन दरमियान में क्योंकि आ रहा है, इस वजह से कता में आइन इस शक्ल में आएगा। अगर आइन शुरू में आता है तो आइन की शक्ल और होती है, अगर आइन दरमियान में या इस तरीके से आता है लफ्ज के साथ जुड़ के तो इसकी शक्ल ये ऐसे होती है। अब इसी तरह अगर आइन की शक्ल समझाने के लिए अगला लफ्ज मैं लिख रही हूँ कला। ये आपने काफ डाला, कला में काफ लाम और ये आइन की यहाँ पर भी ये वाली शक्ल आएगी और आइन की दूसरी शक्ल नहीं आएगी क्योंकि ये लाम के साथ जुड़कर आया है। इस वजह से यहाँ पे ये लफ्ज बन गया कला। उसके बाद अगला जो लफ्ज है वो हम अक्सर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कमर। और ये कमर का मतलब होता है चांद। अब इस कमर में और दूसरी कमर में फर्क होता है। अब ये कमर जो है ये मीम के साथ है, अभी मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको। तो ये कमर, इस कमर का मतलब होता है चांद। अब अगर आप काफ डंडे वाले के साथ कमर लिख रहे हैं तो वो काफ डंडे वाले के साथ जब आएगा उसका कमर का मतलब होता है जिस्म का हिस्सा, बैक। आपकी जिस्म की जो बैक है उसी को कहा जाता है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, कोशिश की जा रही है आपको जो लफ्ज सिखाए जाए उनके मीनिंग भी थोड़े बहुत आपको बताए जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लफ्ज है हम आम रूटीन में इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये लफ्ज है कमीज। ठीक है, अब देखिए मैंने जब बोला है तो मैंने भी कमीज बोला है, कमीज नहीं लफ्ज, ये है कमीस। ये काफ मीम ये और स्वाद है, यहाँ ज्वाद का नुक्ता नहीं है। जबकि हम आम रूटीन में इस लफ्ज को बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं और हम कहते हैं कमीज। तो कमीज लफ्ज नहीं है, उर्दू में ये लफ्ज है कमीस। तो कमीस बोला करें। इसके अलावा अगला जो लफ्ज है वो है कंदील। कंदील का मतलब होता है शमा। यहाँ पे आपने काफ और यहाँ पर आप ये देखें क्योंकि दाल आया था तो नून का दंदाना खुद ब खुद बड़ा डल गया। अब यहाँ पे आपने ये और लाम लिखना है तो इस तरह से ये लफ्ज बन जाएगा
कंदील। इसी तरह अगला लफ्ज जो उर्दू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है कनात। काफ और उसके बाद नून अलिफ ना। अब यहाँ पर देखें कनात में आइन शुरू में आ रहा है, तो आइन की कौन सी शक्ल आ रही है? ये वाली शक्ल आ रही है। ये वाली शक्ल के साथ ते आ रहा है, क्योंकि कनात यहाँ इस ते के शुरू में आ रहा है। जब आइन ने दरमियान में आना है, ये अब आप साथ ही लफ्ज दूसरा भी आप देख लें, जब आइन ने किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आना है तो आइन की ये वाली शक्ल आनी है। जब आइन ने किसी लफ्ज के शुरू में आना है तो तब आइन की ये वाली शक्ल जो है वो आएगी। उसके बाद अगला लफ्ज है कहर। कहर बन के टूटना, क्यामत बन के टूटना, कहर का मतलब ये क्यामत ही होता है। काफ। अब यहाँ पे ये हे आनी है, तो हे हमेशा इसी शक्ल में आएगी जब भी आपने लिखना है कि हे को हुक की तरह लिखना है। मतलब अगर आप ये देखें, फर्ज करें आपने यहाँ पे ये लिखा तो ये क्या बन गया? हर। हर लफ्ज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हर से पहले काफ लगा देंगे तो कहर जो है ये शक्ल बन जाएगी। बहुत सारे बच्चे इस हे को डालते हुए बहुत ज्यादा जो है मिस्टेक कर देते हैं, एक दंदाना बना देते हैं और वो कुछ का कुछ लफ्ज बन जाता है। तो इस तरीके से आपने नहीं लिखना, बल्कि ये आसान सा तरीका आपका मैंने बता दिया कि आपने यहाँ पे हर लिख देना है, हर से पहले काफ डालेंगे तो आपका लफ्ज बन जाना है कहर। उसके बाद अगला लफ्ज है क्यादत। क्यादत का काफ और ये अलिफ या, यहाँ पर काफ और ये अलिफ या और उसके बाद दाल और उसके बाद आपका लफ्ज आ गया ते, तो लफ्ज बन गया आपका क्यादत। क्यादत के बाद अगला लफ्ज जो हम लिखेंगे वो है कैद। अब कैद भी में भी दाल आ रहा है, आप ये देखिएगा ध्यान से, ये काफ आपने डाला, ये डाला और ये दाल। अब ये का दंदाना जो है ये खुद ब खुद बड़ा हो गया क्योंकि इसके साथ दाल आ रहा था। तो इस तरीके से ये लफ्ज बन जाता है कैद। उसके बाद अगला लफ्ज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है कैंची। काफ बचपन से जब आप कायदों में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं काफ कैंची। तो काफ कैंची कैसे आएगा? काफ डालना है आपने और ये डालना है और नून चे और छोटी, इस तरीके से ये लफ्ज आना है। और इसकी आपने अब ये देखना है, ये काफ हो गया, ये नून। अब यहाँ जब चे आना है, चे से पहले और नून को आपस में जोड़ने के लिए ये जो हमने टेढ़ी लाइन लगाई है यही ये है। यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे आपने चे के नुक्ते डाल देने हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और दंदाना ये का डालने लग जाते हैं। तो ये बातें जहन में रखनी है। उर्दू आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। तो जब आपने नून और चे लिखना है उनके दरमियान ये एक टेढ़ी सी लाइन है जो हमें जो है वो क्यों चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ ये बनाना है। तो ये का अलहदा से दंदाना नहीं होगा, बल्कि ये जो टेढ़ी लाइन है ये को जाहिर कर रही है। उसके बाद आपने चे डाला और उसके बाद छोटी ये डाल दी। तो इस तरीके से आपका काफ का जो खानदान है उसका लेसन जो है ये आज खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको काफ के खानदान की समझ आ गई होगी। इसका छोटा इसके साथ काफ दो आंखों वाली है, भारी हरूफ कोई भी नहीं बनता और काफ जो है ये अपनी अलहदा से ही शान रखता है। अब हम देखेंगे कि काफ के साथ कौन से लफ्ज हैं जो ज्यादा अल्फाज उर्दू के नहीं बनते। तो काफ के साथ पे ते से, जीम चे हे खे, दाल जाल जे, शीन ज्वाद, आइन गाइन। और काफ के साथ नुक्तों वाला ही काफ, डबल काफ के साथ कोई लफ्ज नहीं बनता। इसके अलावा काफ और गाफ, यहाँ तक इनके साथ अल्फाज नहीं बनते। ये के साथ काफी ज्यादा बनते हैं, दाल के साथ काफी ज्यादा बनते हैं, बे के साथ बनते हैं, वो तो हमने सारे आपको करवा दिए। तो ये उर्दू के हरूफ हैं जो काफ के साथ मिलके लफ्ज जो हैं वो नहीं बनाते। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा, काफ का खानदान समझ आ गया होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस रिटर्न करेंगे उतने ही ज़्यादा आप उर्दू पर अबूर हासिल करेंगे। उर्दू ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप सिर्फ ज़ुबानी कलामी कर लेंगे तो आपको इस पे अबूर हासिल होगा। उर्दू आपको अगर समझनी है तो उसके लिए आपकी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़रूर लिख कर देखा करें ताकि आपकी उर्दू जो है वो बेहतर हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।